ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में। अर्लियर लेक्चर में हमने हेल्थ का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था। WHO के अकॉर्डिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। आज हम देखेंगे इसका इसका डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। कौन कौन से आपके हेल्थ के डायमेंशन होते हैं एज पर WHO के अकॉर्डिंग। अब हेल्थ का सो है कि हम एक सिंपल फैक्टर या चीज़ों को लेकर के हम नहीं बोल सकते कि ये थोड़ा सा फैन धीमा कर देना। एक चीज़ को लेकर के हम नहीं बोल सकते कि जो हेल्थ है वो हमारी फिट है ना। नॉट जैसे कि हमने देखा कि वोकेशनल हो गया हमारा, उसका बाद स्पिरिचुअल हो गया, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया और साइकोलॉजिकल। इसी तरीके से हेल्थ के भी जो डायमेंशन है, कल हमने जो देखा था इसके 4 एस्पेक्ट थे। ऐसे इसके डायमेंशन है जो कि WHO ने प्रोवाइड किए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमको हर एक जो फैक्टर है, हर एक कंसर्न है, उसमें हमको फिट बैठना जरूरी होता है। तो एज द हेल्थ कंसर्न विथ ऑल दोज फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ, hence be consider health as a multi-dimensional specific dimension of health as per WHO are follows, right? तो हेल्थ में क्या होता है, हम मतलब जैसे मैंने भी बताया कि पार्टिकुलर किसी एक फैक्टर को लेकर के, एक डायमेंशन को लेकर हम हेल्थ को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि पर्सन हेल्दी है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होता है और डिफरेंट हमारे डायमेंशन होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ उसकी वजह से अफेक्ट होती है। तो इसके लिए इसके जो मल्टीपल डायमेंशन है उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट डायमेंशन आता है हमारा फिजिकल डायमेंशन। For the physical dimension, we consider the accurate functioning of the body from the smallest unit like cells to the functioning of the largest organ of the body and well coordination of the body organ, the sign of physical health, right? तो फिजिकल हेल्थ में क्या होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है डेली की, और जो हमारा फंक्शनल यूनिट है, क्या होते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, सेल्स है ना। तो सेल से लेकर के जो स्मॉलेस्ट यूनिट से लेकर के जो लार्जेस्ट यूनिट है, मीन्स जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे, स्मॉलेस्ट से लेकर सेल से लेकर के जो ऑर्गन है उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके इफिशिएंटली उनका जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से बैलेंस वे में, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये आ जाता है आपका फिजिकल हेल्थ में। फिजिकल हेल्थ में क्या आ रहा है, हमारा बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मीन्स सेल से लेकर के जो लार्जेस्ट यूनिट है, आपके लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, कंप्लीटली जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो फंक्शनिंग है, जो उसका बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, वो इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में बराबर वो होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमारा डेली का जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इनकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल वे में होना चाहिए। तो ये क्या होता है हमारा, ये आता है फिजिकल डायमेंशन में। अब इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहला क्या होता है, गुड कॉम्प्लेक्सेशन फर्स्ट है हमारा इसमें। इसके अंदर हमारे सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। फिजिकल हेल्थ में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए, फर्स्ट है गुड complexion, then a bright eye, bright eyes, moderate body build, moderate body build, then a good appetite, good appetite, regular activity of bowel or bladder, regular activity of bowel and bladder। और क्या होना चाहिए, स्मूथ इजी एंड कोऑर्डिनेटेड डेली मूवमेंट।
बॉडीली मूवमेंट, नॉट डेली। स्मूथ, easy, coordinated bodily movement, organ functioning normally, organ functioning normally, special sense like hearing, vision, smell, taste are intact। स्पेशल जो सेंस है, हियरिंग हो गया, विजन हो गया, टेस्ट हो गया, नॉर्मल वाइटल साइन, exercise tolerance, consideration, sex, exercise tolerance, clear skin, lustered skin, lustrous skin, sweet breast and sound sleep, sweet breath, साउंड स्लीप। ये किसके अंदर, हमारे फिजिकल डायमेंशन में ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए पूरी तरीके से फिट। तो इसमें क्या आ जाता है हमारा, फर्स्ट हमारा गुड कॉम्प्लेक्सेशन। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सेशन? व्हाट इज कॉम्प्लेक्सेशन? ऑर्गन्स बोल सकते हैं, इंक्लूड हमारा एटम्स हो गया, सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, मतलब जो भी हमारी चीज़ें ऑर्गन्स से इंटरनली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए, गुड होना चाहिए ना। गुड जो कॉम्प्लेक्सेशन है वो नॉर्मल वे में वर्क करना चाहिए। नॉर्मली हमारे ऑर्गन है स्मॉल एटम से लेकर के जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल से लेके, सेल से लेके, टिश्यू से लेके, ये सारी चीज़ें क्या नॉर्मल वे में होना चाहिए, गुड होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी आइस है वो ब्राइट होना चाहिए ना। आइस कैसी होनी चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। उसके बाद बॉडी जो पोस्चर है हमारा, बॉडी का जो बिल्ड है वो कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना कि ज़्यादा थिन और ना ही ज़्यादा थिक। फिर क्या होना चाहिए, गुड एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख लगना, तो जो हमारी भूख है वो भी हमको लगना चाहिए। जैसे कि हम दिन में 2 से 3 बार खाना खाते हैं ना, 2 बार, एक बार नाश्ता करते हैं, 2 बार दोपहर को और रात को खाना खाते हैं। तो जो हमारी बॉडी का फूड है वो भी मॉडरेट होना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारी एपेटाइट है वो भी गुड होना चाहिए। कई बार हमको बीमार हो जाते हैं, कोई फीवर आ गया, बुखार आ गया, कुछ हो गया, तो हम खाना नहीं खाते हैं ना, बोलते हैं खाना नहीं खाना है या खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही। इस तरीके से हम खाने को भी अवॉइड करते हैं या फिर हमको भूख ही नहीं लगती, हम खाना नहीं खा पाते हैं। तो जो एपेटाइट है, भूख है, वो भी हमारी गुड होना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार खाना खाना चाहिए ना। और रेगुलर एक्टिविटी ऑफ द बवल एंड ब्लैडर। बवल एंड ब्लैडर मतलब कि जो हमारी एक्टिविटी है, जो डेफिकेशन के लिए जाते हैं ना, पोटी करने के लिए, वो दिन में 1 या 2 बार नॉर्मल होना चाहिए। जनरली हम अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं तो वो होना चाहिए। ब्लैडर मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। यूरिन हमारा जो हमारी बिलिंग से अकॉर्डिंग टू वो हमारी बिलिंग के वॉल्यूंटरी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बबल मूवमेंट हमारा नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरिया है, लूज मोशन है या इनवॉल्यूंटरी उसमें एक्टिविटी हो रहा है, तो वो रेगुलर होना चाहिए। मीन्स आप फिजिकली हेल्दी हो। फिर फिजिकल साइन के अंदर क्या आएगा,
स्मूथ इजी कोऑर्डिनेशन बॉडीली मूवमेंट। अब जो बॉडी का मूवमेंट है वो भी हमारा स्मूथ और इजी होना चाहिए। मेरी इच्छा से मैं इधर हाथ हिला पा रहा हूँ ना, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है मूवमेंट करने में तो वो एबनॉर्मल हो गया, वो इजीली मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है कोई फिजिकली डिफॉर्मिटीज है ना, या कोई इम्पेयरमेंट है। देन ऑर्गन फंक्शनिंग नॉर्मली, अब जो ऑर्गन का फंक्शन है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, उसमें भी कोई एबनॉर्मल या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्पेशल सेंस हियरिंग विजन एंड टेस्ट, जो भी हमारा इंटेक्ट का हो गया, हमारा सेंसरी जो ऑर्गन्स है, हियरिंग हो गया, विजन हो गया, स्मेल हो गया, तो ये भी हमारे प्रॉपर वे में फंक्शनिंग होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल वाइटल साइन एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपका टॉलरेंस होना चाहिए। कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप उसी इफेक्टिव वे में इफिशिएंटली आप उसको कर पाएँ ना। ऐसे नहीं कि एक्सरसाइज करने जा रहे तो हाथ अलग हो गया निकल के ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर वे में जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो रेंज ऑफ मोशन है जो प्रॉपर होना चाहिए, जितना मूवमेंट हो रहा है उतना पॉसिबल होना चाहिए। हियरिंग प्रॉपर होना चाहिए, सुनाई प्रॉपर देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, टेस्ट बराबर होना चाहिए, टच जो इंटेक्ट करते हैं वो हमारा टॉलरेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल वाइटल साइन एक्सरसाइज मैंने बता दिया, नॉर्मल होना चाहिए। क्लियर स्किन, स्किन की जो टर्गोसिटी है वो भी क्लियर होना चाहिए, स्किन हमारी नॉर्मल, ना ज़्यादा ड्राई होना चाहिए ना ज़्यादा मॉइस्चर होना चाहिए। स्किन जो हमारी नॉर्मल, कोई इन्फेक्शन या एनी अदर कोई भी स्किन में कॉजेस नहीं होना चाहिए, स्किन हमारी नॉर्मल होना चाहिए। लस्टर्ड स्किन, मतलब लस्टर्ड मीन्स जो ग्लोइंग स्किन होना चाहिए, थोड़ी सी हमारी गॉर्जियस होना चाहिए। उसके बाद स्वीट ब्रीथ एंड साउंड स्लीप। स्वीट ब्रीथ मतलब समटाइम जैसे हमको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या माउथ में कोई इन्फेक्शन हुआ तो फाउल स्मेल आती है, जैसे हम ऐसे सांस छोड़ते हैं तो फाउल स्मेल आती है, तो वो फाउल स्मेल, बैड ऑर्डर, हमको बदबू नहीं आनी चाहिए। हमारी ब्रीथ है वो स्वीट होना चाहिए, नॉर्मल वे में होना चाहिए, ना कि ज़्यादा जल्दी होना चाहिए ना ज़्यादा धीमा। तो जो नॉर्मल रेंज है 20 से 24 के बीच में 1 मिनट में हमारा ब्रीथ रेट होना चाहिए। स्लीप हमारी बराबर होना चाहिए ना, जो हमारी 6 घंटे 8 घंटे की नींद है वो हमारा डीप स्लीप प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कई बार हम सो तो रहे होते हैं 8 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं पर वो स्लीप डीप नहीं होती है ना, तो उसमें हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, माइंड रिलैक्स नहीं कर रहा होता है। तो बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स की पोजीशन में स्लीपिंग में होना चाहिए। तो जो स्लीप है वो हमारा लाइट है, डीप है, किस टाइप का है, स्लीप भी हमारा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स आते हैं हमारे फिजिकल हेल्थ के अंदर। इसमें से यदि ये पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो आप इसमें हेल्थ के अंदर हेल्दी में आते हैं। किधर है? फिर अगला हमारा जो डायमेंशन है वो मेंटल है। फिजिकल समझ आया? अगला डायमेंशन देखेंगे अभी हम, जिसमें फिजिकली मीन्स जो एनाटॉमिकली बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है वो नॉर्मल वे में होना चाहिए। दैट इज फिजिकल आ गया हमारा। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, जो भी ऑर्गन्स है, जो हमारी डेली की एक्टिविटी है, जो टास्क है वो हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशन है वो है हमारा मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू डील एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ वेदर इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल intelligently and logically, or we can say that it is the balance between individuals and its surrounding world, living harmoniously in the society, accepting reality of situation and adapt the himself according to the situation. ओके तो मेंटल डायमेंशन में या साइकोलॉजी में ये बताए कि आपकी जो एबिलिटी है ना सिचुएशन के साथ डील करने के लिए, फिर जो आपकी सिचुएशन है, आपकी लाइफ में परिस्थिति है, वो फेवरेबल हो या फिर अनफेवरेबल हो ना। फेवरेबल पोजीशन में तो कोई भी नॉर्मल रहता है, यदि सब लाइफ में स्मूथ चल रहा है तो नॉर्मल रहते हैं। पर यदि जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन है, तो उसमें भी हमको नॉर्मली रहना है, उसमें भी हमको लॉजिकली सोचना है, बैलेंस वे में हमको डिसीजन लेना है। ये लोगों के साथ और दुनिया के साथ, सोसाइटी के साथ हम किस तरीके से
कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, एक बैलेंस वे में हमारा अप्रोच होना चाहिए। जो हमारे सराउंडिंग इंडिविजुअल्स है, पीपल्स है ना, सोसाइटी में जो मेंबर हैं, किस तरीके से हम उनके साथ डील कर रहे हैं, किस तरीके से हम उनके साथ रह रहे हैं। और एक हमारी एबिलिटी होना चाहिए राइट और रॉन्ग के बीच डिसाइड करने की। सिचुएशन आपकी फेवरेबल हो फिर चाहे अनफेवरेबल हो, आप कैसे उसको टैकल करते हैं, किस तरीके से आप उससे डील करते हैं, राइट। तो बिटवीन सराउंडिंग जो वर्ल्ड है, जो लोग हैं, और खुद के बीच, इंडिविजुअल्स के बीच आपको एक बैलेंस वे में अप्रोच होना चाहिए। लिविंग हारमोनियसली इन द सोसाइटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी सिचुएशन एंड एडप्ट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। जो भी चीज़ें हैं ना, जो उतार चढ़ाव आता रहता है, ऐसे नहीं कि भाई लाइफ में हर चीज़ स्मूथली चलती है। तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ का जो कल्चर है सोसाइटी का, या जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको एडप्ट करना चाहिए खुद को, हमको एडप्ट उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से खुद को भी एडप्ट करना चाहिए, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने देखा एक हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, सिचुएशन हमारी फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो उससे हमको डील करना आना चाहिए। सिचुएशन में हमको लॉजिकली और इमोशनली के बीच में बैलेंस वे में हमको डिसीजन लेना चाहिए। और जो भी हमारे सराउंडिंग इंडिविजुअल है, सोसाइटी मेंबर है, और जो खुद के साथ और वर्ल्ड के साथ हमारा जो रिलेशन है, या फिर उसके बीच में हमको जो बैलेंस वे में रहना चाहिए, है ना, एक अप्रोच है वो। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको रियलिटी जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमको अडेप्ट करना चाहिए, राइट। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द सेल्फ स्टीम। फर्स्ट इसका जो कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। व्हाट इज सेल्फ स्टीम? बताएगा कोई? व्हाट इज सेल्फ स्टीम? व्हाट इज सेल्फ स्टीम? व्हाट इज सेल्फ स्टीम? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है ना, आप अपने आप को किस नज़रिए से, किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो ये होता है सेल्फ स्टीम ना। सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम ना, सुना होगा सेल्फ इमेज जनरली। तो सेल्फ स्टीम में आपकी पर्सनल वर्थ क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप अपने आप को किस नज़रिए से, किस पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, तो ये आता है आपका सेल्फ स्टीम में। तो जो आपको स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम होना चाहिए, सेल्फ यदि स्टीम आपका अच्छा रहेगा तो सेल्फ इमेज भी आपकी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको अच्छा होगा। सेल्फ स्टीम मीन्स कि अपनी जो वैल्यू है, जो आपकी वर्थ है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, जो आपकी क्षमताएं हैं ना, क्या आपके अंदर अच्छा है, क्या आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज सेल्फ स्टीम वेल एडजस्टेड, सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट क्लियर हुआ? वेल एडजस्टेड। नेक्स्ट है गेट एलोंग विथ अदर्स, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगला क्या पॉइंट हमारा, सेल्फ स्टीम जो है हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, उसके साथ साथ हमारा वेल एडजस्टमेंट ना। सिचुएशन जैसी भी हो, फिर फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, एटमोसफेयर हमारा कैसे भी हो, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए सिचुएशन को, और उसके अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट करना आना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमेशा फेवरेबल या स्मूथली लाइफ में नहीं चलता है ना, तो अलग अलग हमारी परिस्थिति आती रहती है, तो उसके साथ खुद को एडजस्ट करना हमको आना चाहिए। गेट अलोंग विथ अदर ना, लोगों के साथ बातचीत करना, फ्रेंडशिप करना, थोड़ा घूमना फिरना,
ये सारी चीज़ें भी आपको होना चाहिए। रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि हम कमरे में बंद हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, साइड में जाके बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको लोगों के साथ बातचीत करना, आपका जो रिलेशनशिप है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ना, समटाइम क्या होता है हमको क्रिटिसिज्म भी मिलता है किसी चीज़ को लेकर के, तो जो क्रिटिसिज्म है उनको हमको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, उनको हमको नॉर्मल वे में एक्सेप्ट करना चाहिए ना। नहीं तो कोई हमको क्रिटिसाइज कर रहा है तो ज़्यादा हमको मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा हम उसके बारे में यदि हमको सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ वैल्यू पता रहेगी, सेल्फ स्टीम पता रहेगी, तो कोई हमको क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो हम उससे एक्सेप्ट करेंगे ना, और उसको वापस से इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं कि कोई हमको क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम मतलब हमारे मोरल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए हमको, या डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमको एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। फ्री फ्रॉम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अगला पॉइंट है फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि जो हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मतलब आपस में दिमाग में उलझने चल रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए थी, ये करना था तो ये हो जाता, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने वो क्यों किया, मतलब एक चीज़ों को लेकर के हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, बार बार हमारे दिमाग में मल्टीपल जो नेगेटिव थॉट है वो चल रहे हैं और वो बार बार हमारे माइंड में ट्रिगर हो रहे हैं। तो दिस इज़ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हमारे माइंड में जो अलग अलग टाइप के विचार चल रहे हैं, दो टाइप के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करूँ नहीं करूँ ना, इस तरीके से है, ऐसा किया तो क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए थी। तो ये माइंड में हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, हमारे मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो फिर आता है अगला पॉइंट हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में भी सेल्फ स्टीम के लगभग ऐसी है जिसमें हमारी पर्सनल, हमारी एबिलिटीज़ के बारे में हमको अवेयरनेस होती है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी वर्थ क्या है, क्या मेरी कैपेबिलिटीज़ है, मेरी लिमिटेशन क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि अपनी जो पोटेंशियल है उसके बारे में पता होना और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल का यूज़ करना। जब आपको अपनी सेल्फ स्टीम या सेल्फ वर्थ या सेल्फ पोटेंशियल का यूज़ पता होगा तो आप अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर पाएंगे। और जैसे कि कहते हैं, जैसे अभी जैसे आप ऐसे नर्स हो या यू बिकम नर्स है ना, आप नर्स बनने वाले हो तो एक आपको एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई सैलरी जो हमारी 20 से 25 हज़ार रुपये होनी चाहिए, राइट। अब आपको पता है आपकी बोर्ड क्या है, हम जब भी कहीं पर वर्क करेंगे जीएनएम करने के बाद या बीसी करने के बाद तो हमारी 25,000 सैलरी होनी चाहिए। और आपके पास डिग्री डिप्लोमा होने के बाद, स्किल होने के बाद फिर भी आपको कोई 2,000 रुपये मंथली सैलरी दे रहा है तो आप नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? हाँ, वो एक सेवा भाव में करो वो बात एक अलग है ना, जैसे कोई रिलेटिव में है, घर का है, तो वो बात एक अलग है, फ्री में कर दोगे वो बात एक अलग है। पर आपको सेल्फ वैल्यू, आपकी सेल्फ वर्थ पता है कि मेरी एबिलिटी है, राइट, कि मुझे 25-30 हज़ार रुपये मिलना चाहिए, और उसी की जगह आपको कोई 2,000 रुपये में काम कराएगा तो आप नहीं करोगे। तो दिस इज़ योर सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ क्या है उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद के बारे में, खुद की वीकनेस जो है, खुद की कैपेबिलिटीज़ क्या है, पोटेंशियल क्या है, और अपने पोटेंशियल का हाईएस्ट यूज़ करना। देन अगला पॉइंट है नो नीड्स प्रॉब्लम एंड गोल्स। नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। नीड्स, प्रॉब्लम्स, गोल्स।
प्रॉब्लम्स गोल्स। ठीक है, तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो आपकी नीड्स है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी आपके गोल्स है ना, लाइफ का जो भी हमारा गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स है, तो उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आपकी बेसिक नीड्स क्या है ना, फाइनेंशियल नीड्स क्या है, सोशल नीड्स क्या है, स्पिरिचुअल नीड्स क्या है। तो ये अपने बारे में आपको, जो भी आपकी नीड्स हैं, आपके गोल्स हैं, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। जो भी हमारे एक्शंस होते हैं डेली का, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, वो कैसा होना चाहिए, हमारा गोल्स ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब टूवर्ड जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा काम प्रोडक्टिव वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनप्रोडक्टिव में होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई जो थोड़ा सा, हम नॉर्मल शब्दों में कहें, पागल इंसान, तो उसका ना कोई गोल्स होता है, ना जो काम कर रहा है वो प्रोडक्टिव होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ पढ़ाई करना है, कुछ करना है, उसको उसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है ना। खाना मिल गया तो खा लिया, कोई कपड़ा मिल गया तो पहन लिया, नहीं तो कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी मार दिया, किसी को भी कुछ भी बोल दिया। तो दिस इज एक पागल साइकेट्रिक पर्सन की निशानी होती है। तो हम यदि कॉन्शियस ओरिएंटेड हैं तो हमारा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, जो हमारी नीड्स क्या है, बेसिक ज़रूरतें हमारी क्या है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स है ना, क्या हमारे गोल्स है, हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का पर्पस, उद्देश्य क्या है, वो भी हमको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है गुड सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस रेशनली एंड इमोशनली। गुड सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस इमोशनली एंड रेशनली। रेशनलिटी, रेशनल, इमोशनलिटी एंड रेशनलिटी। ओके, तो इस पॉइंट में बताया है कि जो आपका खुद के ऊपर कंट्रोल है, वो खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए ना, अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। खुद के माइंड के ऊपर, खुद की बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो खुद के ऊपर कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। यदि आप फिजिकली, सॉरी, मेंटली आप फिट हो तो आपका खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो उसने उसने दो बोला तो हम उसको चार बोल लेंगे, है ना। तो वो कई बार जानबूझ के कोई हमको चिढ़ाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए कुछ बोलता है, तो हम और उस पर ट्रिगर करेंगे। जैसा उसने बोला, वो चाहता है कि हमने किसी कुछ बोला तो हम पलट के उसको और जवाब दें, फिर वो और हमको चिढ़ाएगा, फिर वो और बोलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो खुद के ऊपर कंट्रोल है वो होना चाहिए। हमको कठपुतली की तरह, कठपुतली समझते हो, धागा बांध के उनको नचाते हैं ना, तो कठपुतली जैसा हम धागा बांध के नचाते हैं वो वैसे नाचती है। तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो खुद के ऊपर हमारा, खुद के माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बैलेंस, रेशनलिटी एंड इमोशनलिटी, जो हमारा डिसीजन जो भी हम ले रहे हैं रेशनली और इमोशनली, उसके बीच में बैलेंस वे में अप्रोच होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर के इमोशनली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर टोटली रेशनली भी नहीं होना चाहिए। मीन्स बोल सकते हैं लॉजिकली और इमोशनली। कई बार हम बोलते हैं भाई भावनाओं में आकर के मैं भावुक हो गया, या मैंने डिसीजन ले लिया है ना इमोशंस में आकर के। कई बार हम बोलते हैं इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, या इमोशनली ना, कई बार कि हम किसी फ्रेंड को या किसी को बोलते हैं कि यार मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है और मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, या फिर एक्सेट्रा। तो ये आ जाता है हमारा इमोशनली। तो दोनों के बीच हमको बैलेंस वे में डिसाइड करना है, इमोशनली और रीजन लॉजिकली हमको डिसाइड लेना चाहिए। खुद का कंट्रोल होना चाहिए। अगला पॉइंट है कोप विद द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उससे आप किस तरीके से सिचुएशन को डील करते हो, कैसे आप उससे टैकल करते हो, कोप अप करते हो, तो वो आपका इजली वे में होना चाहिए। कोप विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कोप विद
सर्च फॉर आइडेंटिटी, एक और लिख लो, सर्च फॉर आइडेंटिटी। हो गया। तो जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है उनको हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको कोप अप करना आना चाहिए, किस तरीके से हम उनके साथ डील कर रहे हैं, कैसे हम एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन है ना, तो उससे हम कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए वे में हमको कोप अप करना आना चाहिए। कोई भी लाइफ में यदि स्ट्रेस एंजाइटी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें हमको कोप अप करना आना चाहिए। देन अगला है सर्च फॉर आइडेंटिटी, है ना। तो सर्च फॉर आइडेंटिटी मीन्स कि ये सब होने के बाद जैसे हमारे पास जॉब है, सब कुछ है ना, पैसा भी है, तो इसके बाद थोड़ा सा हमारा लेवल ऊपर जाता है तो इंसान चाहता है कि मेरी एक थोड़ी पहचान हो ना, मेरे को कम से कम जिधर मैं रह रहा हूँ करके सोसाइटी में मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरी एक रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो, चार लोगों के बीच में जाऊँ तो मेरी लोग इज्जत करें ना। तो ये होता है सर्च फॉर आइडेंटिटी। तो एक समय के लिए हम पैसे के लिए काम करते हैं और फिर थोड़ा सा स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है, तो फिर व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करता है, फिर वो इसके लिए करता है थोड़ी सी उसकी लोग उसकी इज्जत करें, उसकी लोग रिस्पेक्ट करें, चार लोग उसे जाने पहचाने और समाज में वो कहीं भी जाए तो उसे एक अलग नज़रिए से देखा जाए, एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत मिले, राइट। तो कुछ समय तक जब तक हमारे पास एक बैंक बैलेंस नहीं होता इतना कि थोड़ा सा लाइफ प्लानिंग के लिए 1-2 साल हमारे पास पैसा नहीं भी रहा, तब भी हम मतलब जॉब हमने यदि नहीं भी किया तो 1-2 साल हम इजली और जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है, जो भी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। तो एक लेवल के बाद फिर व्यक्ति एक आइडेंटिटी को सर्च करता है कि यार कुछ मेरी पहचान हो, ज़्यादा नहीं तो मेरे आसपास जो सोसाइटी में जिस गांव में रह रहा हूँ लोग मुझे जाने, मेरी इज्जत मान सम्मान हो, राइट। तो ये होता है मेंटल डायमेंशन का कैरेक्टर। उसके बाद हमारा सोशल डायमेंशन। इतना क्लियर हुआ? सोशल डायमेंशन में है द सोशल well-being implies harmony and integrity within the individual as well as within the society. Social health take account the individual as a integral part of the family, community and the whole world. It is also account on the social and economic factor of a person. सोशल डायमेंशन में वही चीज़ें आ जाती है कि वो सोसाइटी में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, सोसाइटी के जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है ना, कैसा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंगेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, और लोगों के साथ किस तरीके से हार्मोनियस जो रिलेशन है। अब एक ही पर्सन को अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है ना, जैसे कोई किसी के लिए टीचर है तो किसी का हस्बैंड है ना, वही फिर किसी के मम्मी या पापा है ना, किसी के लिए वो बेटा है, तो वो अलग अलग तरीके के जो रोल है वो कैसे प्ले कर रहा है। जैसे मैं आपके लिए टीचर हूँ, किसी के लिए मैं किसी का बेटा भी हूँ ना, या किसी का फ्रेंड भी हूँ, तो वो हर एक रोल उसको डिफरेंट डिफरेंट जो रोल्स है वो प्ले करना पड़ता है। जैसे एक एक्टर्स रहता है मूवी में अलग अलग रोल करता है, तो ऐसे ही हमारा जो लोगों के साथ रिलेशन है, जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हमारा उनके साथ बिहेवियर कैसा है, हार्मोनी है, ये किस तरीके से लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, तो वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम भी एक उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक हम उसका एक क्या कह सकते हैं, हम उसका ही एक हिस्सा है, राइट। तो उसके साथ भी हमको एडजस्टमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना कुछ अलग ही रूल्स चल रहा है। तो सोसाइटी के भी जो हमारे रूल्स है, लोगों के साथ रिलेशन है, वो भी हमारा हेल्दी होना चाहिए, एज वेल एज फैमिली के साथ और कम्युनिटी के साथ और पूरे होल वर्ल्ड के साथ भी होना चाहिए। When it is account on the social and economical factor for person.
ठीक है, आए समझ से। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। ओके, तो जैसे मैंने भी बताया कि एक लेवल के बाद फिर व्यक्ति क्या करता है भाई, एक आइडेंटिटी के लिए उसके लिए सर्च करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम। उसकी भी एक थोड़ा सा मन में ये होता है इच्छा कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरी समाज में जिस जगह मैं रह रहा हूँ सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो। उसके बाद थोड़ा सा और हम इससे भी ऊपर जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है एक स्ट्राइप, मतलब किसी चीज़ के लिए लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माय लाइफ ना। तो मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, मेरे हाईएस्ट पोटेंशियल तक कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, जो हमारी हायर नीड्स रहती है। मीन्स कि जैसे कि हमारे पास पेन दो, उधर से एक दो, एक और दे दो। तो जैसे कि ये हमारे पास 3-4 पेन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3-4 पेन दिखने में सब अलग अलग है ना, ये पेन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और इनकी जो इंक है, रिफिल है, वो सेम होती है। ऐसे ही जो हर पर्सन है दिखने में मतलब ऊपर से अलग है, भले ही पैसा है, कैसे भी दिख रहा है, सोशल स्टेटस कुछ भी है, और अंदर से क्या होता है, जो हमारी सोल होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉयफुल या एक पीस चाहती है ना। कि भाई कितने हम पैसा कमा लें, कोई अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, या बॉडी में वो मतलब अच्छा है, फिट भी है, पर अंदर उसकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं क्या है कि एक तरह से पीस चाहती है, एक ब्लिसफुल और एक जॉयफुल लाइफ जीना चाहती है ना। किसी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब से फ्री फ्रॉम रहना चाहती है। तो पर्सन अलग अलग है, पर उसकी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक कह सकते हैं थोड़ा सा हायर जो नीड है, वो मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल या वो उससे रिलेटेड है ना। तो एक हायर नीड होती है स्पिरिचुअल, जो कि एक लाइफ में एक स्टेज के बाद व्यक्ति उसको उसको स्ट्राइव करता है, उसको ढूंढना शुरू कर देता है। ऐसे देखे होंगे कई जो मॉन्क रहते हैं, या पहले हम कहानियाँ सुनते थे, तो वो सब कुछ घर परिवार छोड़ छाड़ के जंगल में निकल जाते थे ना, वहाँ मेडिटेशन करते थे, योग करते थे। जैसे एक स्टोरी है गौतम बुद्धा की ना, गौतम बुद्धा, पहले इनका नाम शायद अभी कहानी मुझे याद नहीं आ रही, उनकी भी एक कहानी है, मतलब छोटा जो बच्चा था, अच्छा कुछ उनका नाम था। तो ये उसमें भी एक उनकी स्टोरीज है। तो इस तरीके से एक हमारा स्पिरिचुअल नीड भी होती है, जिसमें हम गॉड के साथ, नेचर के साथ, क्रिएटर के साथ, जिसमें हम कनेक्ट करते हैं। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, योगा, मेडिटेशंस वगैरह, वो सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। फिर अगला नीड है हमारा इमोशनल नीड। इमोशनल डायमेंशन में आता है आपका इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू फीलिंग असिस्ट द एंड ऑफ नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अब एक नीड होती है हमारी लव एंड अफेक्शन की, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बाद कि चलो थोड़ा सा हमको लोगों से प्यार मिले, लोग थोड़ी सी हमको जाने, है ना, हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशन है, उनको समझें, है ना। हमारा जैसे शादी करते हैं हम, है ना, एक रिलेशन में हो, तो ये आ जाता है हमारा लव एंड अफेक्शन में इमोशनल नीड ना। जैसे कई हम कोई हमको प्रॉब्लम है, तो वो हमारी जो प्रॉब्लम है लोगों के साथ हम शेयर कर पाएँ, उनकी बातों को सुन पाएँ, है ना, या उनकी जो प्रॉब्लम है वो उनको हम सुख दुख में एक दूसरे की जो फीलिंग है, इमोशनल है, वो हम उनको खुल करके बता पाएँ, राइट। तो दिस इज इमोशनल नीड। देन आता है आपका वोकेशनल डायमेंशन, वर्क जॉब, मतलब ये वर्क या आपका जो जॉब से रिलेटेड है। Work job often play important role in promoting physical and mental wealth. When a person suddenly loses his job, it affect the psychological and mental status. ओके, तो समटाइम जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के टाइम क्या होता है, कई लोगों ने अपनी जॉब को गवा दिया, या कोई किसी का बिजनेस था तो बिजनेस उनका पूरा स्टॉप हो गया, बैंकरप्ट हो गया या लॉस हो गया। तो उस समय हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल स्टेटस है, वो हमारा क्या है, कैसे तरीके से हम उसमें कोप अप करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा वोकेशनल डायमेंशन में। तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी हमारा
अफेक्ट करता है ना, जैसे फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया, किसी का जॉब लॉस हो गया, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो भी हमारे हेल्थ पर अफेक्ट करता है। अदर डायमेंशन में आता है आपका फिलोसफिकल डायमेंशन, जो फिलोसफिकल होते हैं लाइफ से रिलेटेड, कल्चरल डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन और न्यूट्रिशनल डायमेंशन, क्यूरेटिव डायमेंशन एंड प्रिवेंटिव डायमेंशन। ये सब अदर डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें भी हमको वो भी हमारे हेल्थ उसको अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने ही, फिर अगला देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ।